हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये अध्याय 27 है। इसके अंतर्गत हम लोग आयोग की संरचना, आयोग की स्वतंत्रता और स्वायत्ता के बारे में चर्चा करेंगे, आयोग के कार्य, आयोग की शक्तियां, संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका और आयोग की सीमाएं क्या क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि वह कौन सा कमीशन था जिसके अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इस कमीशन का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए 1926 में ली कमीशन यानी ली आयोग के अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोगों के गठन का भी प्रावधान किया गया। 26 जनवरी 1950 को नए संविधान के प्रवर्तन के साथ ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को अनुच्छेद 315 के अधीन स्वायत्त संस्था यानी ऑटोनोमस बॉडी के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और संघ लोक सेवा आयोग का यानी यूपीएससी का नाम दिया गया। अनुच्छेद 315 से 323 तक आयोग के जो संगठन है, जो आर्टिकल 315 से 323 तक है, इसका जो संबंध है वह संघ लोक सेवा आयोग से। तो 315 से 323 तक आयोग के संगठन, सदस्यों की नियुक्ति एवं पद मुक्ति, स्वतंत्रता, शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है। आयोग की जो संरचना है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कमीशन। संविधान के अनुसार अगर बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग का एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे, जिसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा यानी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। याद रखिएगा, लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, परंतु यह आवश्यक हो जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग के आधे सदस्य वही होंगे, कौन होंगे, जिन्हें किसी संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष के कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक, यानी इन दोनों में से जो भी पहले हो वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष के आयु तक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति आयोग के सदस्यों को उच्चतम न्यायालय के सलाह के बाद ही हटा सकते हैं और हटाने का जो आधार है वो क्या है? अक्षमता व कदाचार। अक्षमता व कदाचार के आधार पर सदस्य को हटाने से पूर्व राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से जांच करवाता है और जांच रिपोर्ट के अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। याद रखिएगा, संविधान के इस उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस विषय में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो यदि उसने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य विभाग की सेवा स्वीकार कर ली हो तो भी उसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। ये 2 परिस्थितियां जो है इसको ध्यान में रखिएगा। पहला परिस्थिति है जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों से अध्यक्ष अपना काम जो है नहीं कर पा रहा हो या कर पाने में सक्षम नहीं हो। कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति न हो जाए पद रिक्ति के स्थिति में, अथवा अध्यक्ष अपना कार्य करने में सक्षम न हो जाए। आयोग की स्वतंत्रता और स्वायत्ता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान में संघ लोक जो संविधान है इसमें संघ लोक सेवा आयोग को निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध दिए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकते हैं, इसलिए उन्हें पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। याद रखिएगा। दूसरा, हालांकि अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन, भत्ते और पेंशन सहित सभी खर्चे भारत के संचित निधि से प्राप्त होते हैं। इन पर संसद में मतदान नहीं होता है। ठीक है, तो इनका जो वेतन, भत्ता या पेंशन जो है किस पर भारित होता है? तो कंसोलिडेट
फंड ऑफ इंडिया, भारत के संचित निधि पर। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद अगर बात करें तो जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं ये भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और नियोजन यानी नौकरी का पात्र नहीं हो सकता है। जब संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल समाप्त हो जाता है, इनका कार्यकाल के बाद अगर वो चाहेंगे कि किसी सरकार, भारत सरकार या किसी राज्य के सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन या नौकरी में मतलब कि नौकरी के पात्र हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये नौकरी का पात्र नहीं हो सकते हैं कार्यकाल के बाद किसी मतलब कि राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी भी नौकरी में। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य, यूपीएससी का जो सदस्य है, कार्यकाल के बाद अगर बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं, दूसरे कार्यकाल के लिए ये योग्य नहीं होते हैं। आयोग के जो कार्य है, फंक्शन ऑफ कमीशन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, यह विभिन्न केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती की एक एजेंसी है यूपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा देखिए जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो यूपीएससी, इसके द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का जो है आयोजन किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का जो आयोजन है वो किसके द्वारा की जाती है? यूपीएससी के द्वारा, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। यह किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति के स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करता है। आयोग प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रक्रिया का निर्धारण करता है। जब दो या दो से अधिक राज्य अपने लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का अनुरोध करेंगे तो ऐसी स्थिति में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसके बाद सलाहकारी कार्य, जो एडवाइजरी फंक्शंस है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग संघ सरकार की एक सलाहकारी संस्था भी है। जो संघ लोक सेवा आयोग है, संघ सरकार की क्या है? एक सलाहकारी संस्था भी है। सिविल सेवकों के ऊपर कार्यवाही के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है, परंतु यह परामर्श बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को न मानने पर सरकार के द्वारा संसद में उसका लिखित कारण बताना आवश्यक है। तो संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को अगर नहीं मानना है तो सरकार के द्वारा संसद में उसका लिखित जो है कारण बताना होता है। केंद्रीय सेवकों व अखिल भारतीय सेवकों की प्रोन्नति के संदर्भ में भी लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है तथा अखिल भारतीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति व इनके विरुद्ध अनुशंसनात्मक कार्यवाही के संबंध में भी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा परामर्श लिया जाता है। सेवाओं में स्थानांतरण यानी राज्य सेवाओं से अखिल भारतीय सेवाओं में, तो सेवाओं में ट्रांसफर या स्थानांतरण करने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा परामर्श लिया जाता है तथा इंटरव्यू भी, साक्षात्कार जो कहते हैं इंटरव्यू, ये भी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ही आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो सेवाओं के पाठ्यक्रम व परीक्षाओं के प्रारूप में परिवर्तन की अनुशंसा संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा कार्मिक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर को जो है दी जाती है। तो याद रखिए, कार्मिक मंत्रालय को दी जाती है और कार्मिक मंत्रालय के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से ही सेवाओं के कैलेंडर का निर्धारण किया जाता है। तो इसके बाद पावर ऑफ कमीशन यानी आयोग की जो शक्तियां हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। जो यूपीएससी है, इसके पास किस प्रकार की पावर है? सिविल न्यायालय की शक्तियां ये धारण करता है और देश के किसी भी नागरिक को समन जारी कर सकता है और वह किसी भी विभाग की रिपोर्ट भी मंगवा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका क्या है? रोल ऑफ यूपीएससी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग एक सलाहकारी संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग भारत में सिविल सेवाओं की भर्ती की एक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निष्पक्ष और तटस्थ रूप से सेवाओं के लिए भर्ती करने में है। एक लोकतांत्रिक देश में सरकारी सेवाओं में तटस्थ और निष्पक्ष नियुक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है ताकि सरकार में बैठे लोग सरकारी सेवाओं पर नियंत्रण न कर सकें।
आयोग की जो सीमाएं हैं इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, लिमिटेशन ऑफ कमीशन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग और इलेक्शन कमीशन के समान ही संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु संघ लोक सेवा आयोग की कुछ सीमाएं भी हैं। ये कौन कौन सी सीमाएं हैं? जैसे पहला है, सरकार ने नौकरियों में आरक्षण प्रदान करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया। और ग्रुप सी डी की सेवाओं की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नहीं की जाती है। अनेक सार्वजनिक संस्थानों जैसे इसरो, डीआरडीओ व केंद्रीय विश्वविद्यालय आदि से संबंधित नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग नहीं करता है। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में शामिल किसी पद, सेवा व विषय को परिवर्तित कर सकता है। संविधान के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और पद के संबंध में नियम बना सकता है, जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस तरह के नियम को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिनों तक के लिए संसद के सदन में रखना होगा और संसद इसे संशोधित या निरस्त भी कर सकती है। तो इस तरह से हमारा आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। यूपीएससी के बारे में हम लोगों ने अच्छे से चर्चा किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फेसबुक पेज या जो इंस्टाग्राम है वहां पे जाके आप हमारे साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। इसके बाद अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।